नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 11th के फिजिक्स को। क्लास 11th के फिजिक्स के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 0 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 0 के अंतर्गत आपका चलेगा सबसे पहले आपका बेसिक मैथमेटिकल टूल। क्योंकि बिना मैथमेटिकल टूल के हम लोग फिजिक्स का अध्ययन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बोला जाता है फिजिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। यानी कि फिजिक्स को अध्ययन करने के लिए मिनिमम बेसिक मैथमेटिकल टूल का आवश्यक होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके अंतर्गत जो जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका एक बार हम लोग लिस्टिंग कर ले रहे हैं कि कौन कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 0 यानी कि बेसिक मैथमेटिकल टूल्स के अंतर्गत। तो सबसे पहले इसमें चैप्टर 1 हम लोग पढ़ेंगे, फलन के बारे में देखेंगे कि फलन आखिर होता क्या है, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शंस, FUNCTION, फंक्शन। दूसरा नंबर चैप्टर आप लोग ऐसे ही नोट डाउन करते जाइएगा, जिससे आपको कभी भी कोई भी परेशानी नहीं हो। आप अपने फेयर कॉपी में डायरेक्ट सारे नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे, सारे न्यूमेरिकल सभी चीज़ प्रोवाइड किए जाएंगे, आप 1 बाई 1 लिखते चलिए। दूसरा नंबर चैप्टर हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे सरल रेखा। सरल रेखा जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या, स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, STRAIGST, स्ट्रेट लाइन। उसके बाद में तीसरा नंबर चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका परवलय। परवलय जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, परवलय को हम लोग बोलते हैं पाराबोला। पाराबोला ये हमारा पाराबोला ये हमारा तीसरा नंबर चैप्टर होगा, पाराबोला। उसके बाद में 4 नंबर चैप्टर स्टार्ट होगा आपका त्रिकोणमितीय फलन। क्या स्टार्ट होगा, त्रिकोणमितीय फलन, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं त्रिकोणमितीय फलन को हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोलते हैं। उसके बाद में 5 नंबर में हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका अवकलन। अवकलन अवकलन जिसे हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इसको बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। इतना पढ़ना ज़रूरी है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि अवकलन क्या है, क्या है। उसके बाद में अवकलन कैसे ज्ञात करते हैं, ये दोनों का अध्ययन करना है। अवकलन कैसे ज्ञात करते हैं, ये दोनों चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। 6ठा नंबर टॉपिक हमारा होगा समाकलन। बहुत ही दोनों इम्पोर्टेंट है। समाकलन, समाकलन को ही हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे भी हम लोग वहीं देखेंगे कि समाकलन आखिर होता क्या है, समाकलन क्या है, और हम लोग देखेंगे कि समाकलन कैसे ज्ञात किया जाता है, समाकलन कैसे ज्ञात करते हैं। ये दो चीज़ देखेंगे। हमारे पास बेसिक मैथमेटिकल टूल का इतना ही सिलेबस हमारा रहेगा। हमने जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, फलन क्या है, सरल रेखा के बारे में पढ़ेंगे, पाराबोला के बारे में पढ़ेंगे, त्रिकोणमितिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे और इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में वेक्टर एनालिसिस तो हम लोग चैप्टर नंबर 3 जब स्टार्ट करेंगे तो उस समय पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले फलन यानी कि फंक्शंस क्या है, देखते हैं फलन क्या है। तो सबसे पहले फलन के लिए हम एक समझते हैं कि मान लीजिए कि एक कोई इनपुट सिस्टम होता है, फिर उसके बाद में बीच में प्रोसेसिंग होगा और जो आउटपुट आएगा वही हमारा फंक्शंस को डिनोट करेगा। जनरली फलन को हम लोग f(x) से डिनोट करते हैं। यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि फलन वास्तव में होता क्या है। सबसे पहले मान लीजिए कि यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं जहाँ पे हमारा प्रोसेसिंग होगा, और यहाँ पे हमने दे दिया इनपुट, और इनपुट प्रोसेसिंग होने के बाद में जो है वो आउटपुट निकलेगा। तो सपोज कीजिए कि मेरे पास यहाँ पे एक सम देते हैं, x देने के बाद में यहाँ पे f(x) कोई फंक्शन होगा, और निश्चित रूप से प्रोसेसिंग होने के बाद में यहाँ पे हमारा आउटपुट निकलेगा। क्या निकलेगा, आउटपुट निकलेगा।
सपोज कीजिए हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स इजकल टू, सपोज कीजिए यहाँ पे एक्स प्लस वन दिया हुआ है। यदि एक नंबर में हम यहाँ पे मान लेते हैं यदि एक्स इजकल टू वन दे दे तो निश्चित रूप से एफ ऑफ एक्स इजकल टू कितना हो जाएगा, एफ ऑफ वन, एफ ऑफ एक्स इजकल टू एफ ऑफ वन इजकल टू हमारा जो फंक्शन हमने माना है एक्स प्लस वन यानी कि वन प्लस वन इजकल टू कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। अब हम वन के जगह पे यदि दूसरा नंबर में एक्स इजकल टू टू मान लेते हैं तो निश्चित रूप से एफ ऑफ टू एक्स के जगह पे टू रखेंगे तो एफ ऑफ एक्स कितना है यहाँ पे एक्स प्लस वन यानी कि एक्स के जगह पे अभी क्या माने टू, तो टू प्लस वन इजकल टू कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। यदि सो ऑन इसी तरह से एक्स इजकल टू माइनस वन माने तो एफ ऑफ माइनस वन इजकल टू कितना हो जाएगा, हमारे पास फंक्शन है एक्स प्लस वन तो एक्स के जगह पे क्या पुट करेंगे, माइनस वन प्लस वन, माइनस वन प्लस वन कट जाएगा तो आंसर कितना हो जाएगा, जीरो। इसी तरह से जो भी वैल्यू एक्स का चेंज होगा उसी के अकॉर्डिंग एफ ऑफ एक्स का वैल्यू चेंज होगा। तो ये फंक्शन डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, एक्स के ऊपर। और इतना जान जाइए हम लोग ये एफ ऑफ एक्स को ही क्या बोलते हैं, एफ ऑफ एक्स को ही हम लोग बोलते हैं वाई, मतलब कि वाई बोलिए या एफ ऑफ एक्स बोलिए दोनों एक ही चीज़ है। अब एक दूसरा फंक्शन हम बनाते हैं, एक मिनट रेड कलर से ले लेते हैं, एक और हम मतलब मशीन बनाते हैं। मान लीजिए कि एक दूसरा मशीन होगा और ये मशीन है, यहाँ पे फिर से हम एक्स देंगे इनपुट के तौर पर, एक्स देंगे और यहाँ पे आउटपुट के तौर पे हमारा कुछ ना कुछ आएगा। तो सपोज कीजिए हम इनपुट के तौर पे क्या दे रहे हैं, तो इनपुट के तौर पे हम दे रहे हैं एफ ऑफ एक्स, इनपुट के तौर पर तो एक्स देंगे लेकिन हमारा जो प्रोसेसिंग होगा वह एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर के तहत प्रोसेसिंग होगा। तो सपोज कीजिए हम यहाँ पे पहला नंबर पे दे रहे हैं एक्स इक्वल टू वन, इनपुट में हमने क्या दिया एक्स इक्वल टू वन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमारे पास एक्स स्क्वायर है तो निश्चित रूप से यदि हम यहाँ पे एफ ऑफ वन लिखेंगे तो एक्स के जगह पे कितना पुट करेंगे, वन, वन का स्क्वायर इक्वल टू वन हो जाएगा। यदि यहाँ पे दूसरे नंबर पे मान लीजिए हम दूसरे नंबर पे एक्स इक्वल टू टू रखते हैं तो एफ ऑफ टू लिखना पड़ेगा, तो टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, टू का स्क्वायर हो जाएगा आपका फोर। यदि मान लीजिए कि एक्स इक्वल टू माइनस वन रखते हैं तो एफ ऑफ कितना हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस वन, एफ ऑफ माइनस वन इजकल टू हो जाएगा माइनस वन का स्क्वायर इजकल टू कितना हो जाएगा, वन, एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमने फंक्शंस को पूरी तरह से समझ लिया। फंक्शंस कुछ नहीं होता है, फंक्शन में एक बार इनपुट देंगे, प्रोसेसिंग होने के बाद में जो आउटपुट आएगा उसके हिसाब से रिजल्ट आता है। बेसिकली फंक्शन में हम लोग को इतना ही समझना था। अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रेट लाइन एंड स्लोप, यानी कि सरल रेखा एवं ढाल। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि स्लोप क्या होता है और इसका यूज हम लोग स्ट्रेट लाइन में कैसे करते हैं। तो समझ लीजिए कि यहाँ पे एक एक्सरसाइज बनाते हैं। यहाँ पे ए वाला है आपका, मान लीजिए वाई एक्सिस हुआ, और थोड़ा अच्छे से बनाते हैं हम लोग। और ए वाला हो गया आपका, मान लीजिए यहाँ पे ये वाला आपका दिया हुआ है एक्स एक्सिस दिया हुआ है। निश्चित रूप से नीचे वाला हो जाएगा आपका वाई डैश और ए वाला हो जाएगा आपका एक्स डैश दिया हुआ है। यहाँ पे हमको समझना है कि ढाल क्या होता है। तो वास्तव में समझिए कि यह कोई एक सरल रेखा है। मान लीजिए, एक मिनट, मान लीजिए कि ये कोई एक सरल रेखा है, ठीक है। तो ये सरल रेखा जो है वह निश्चित रूप से एक्स अक्ष के कारण कितना कोण पे, जितना भी कोण पे झुका हुआ रहता है, मान लीजिए कि ये थीटा डिग्री के एंगल पे झुका हुआ है, तो ये जितना डिग्री के एंगल पे ये झुका रहता है उतना ही, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप। अब अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि, तो देखा जाए तो यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ पे कि यहाँ पे ढाल किसे कहते हैं, तो कोई भी सरल रेखा एक अक्ष के कारण जितने कोण पर झुका हुआ हो उसे क्या कहेंगे, हम लोग ढाल कहेंगे। यहाँ पे एक सरल रेखा है जो एक्स एक्सिस के साथ थीटा डिग्री के एंगल पे झुका हुआ है, तो इसी थीटा डिग्री एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, ढाल बोलेंगे। तो सपोज कीजिए यहाँ पे हम दो पॉइंट लेते हैं। दो पॉइंट कौन कौन सा पॉइंट हम ले लेते हैं, सपोज कीजिए एक पॉइंट हम यहाँ पे ले लेते हैं। कौन सा पॉइंट, इसको बोल देते हैं हम x1 और y1 बोलते हैं, ठीक है।
उसके बाद में यहाँ पे हम दूसरा एक पॉइंट लेते हैं जिस पॉइंट को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, x2 और बोलते हैं y2 बोलते हैं। ठीक है। एक बात आप हमें बताइए कि यहाँ से जो लाइन डॉटेड लाइन जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा x1 हो जाएगा। ठीक है, x1। उसके बाद में ए वाला डिस्टेंस जो हम लेते हैं तो ए वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा वह यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा वह हो जाएगा आपका x2 हो जाएगा, निश्चित रूप से x2 हो जाएगा। एक डिस्टेंस x1 हो गया, यहाँ से यहाँ तक एक डिस्टेंस हो गया x2 हो गया। और फिर से इसी डिस्टेंस को हम यहाँ पे बोले तो ए वाला डिस्टेंस जो हो जाएगा वह y1 हो जाएगा। और निश्चित रूप से ए वाला डिस्टेंस यहाँ से अच्छे से समझिएगा आप, ए वाला हो जाएगा y2। यानी कि ठीक से अगर इसको लिखा जाए, अगर अच्छे से लिखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y1 है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है हमारा y2 है। तो बीच में जो हमारा ये जो डिस्टेंस बना इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिस्टेंस x2 में से x1 को घटाएंगे तो ये वाला पॉइंट जो हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1 हो जाएगा। x2 माइनस x1 यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक उसी तरह से ये पूरा y2 है, ये y1 है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y2 माइनस y1 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। ठीक बोल रहा हूँ मैं। तो यहाँ से हमारा डिस्टेंस मिल गया x2 माइनस x1 और यहाँ से मिल गया हमारा y2 माइनस y1। आप सब समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये त्रिभुज यहाँ पे एक बन रहा है आपका, अगर ध्यान से अगर आप देखें तो यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है थीटा एंगल से। थीटा एंगल से जो हमारा त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पे थीटा एंगल से जो त्रिभुज बन रहा है, यदि हम इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक मिला लें तो यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है। यदि इसको हम मान लेते हैं, यदि ए मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी, तो त्रिभुज ए बी सी को हम अलग से यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी एक ड्रॉ कर रहे हैं जिससे कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हो। यहाँ पे हो गया ए हो गया बी और ए हो गया सी। अब ध्यान से देखिएगा, ए बी को हमने क्या माना है, ए बी को माना है x2 माइनस x1 और यहाँ पे बी सी, ए जब y2 y माइनस y1 है तो निश्चित रूप से ए भी y2 माइनस y1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया y2 माइनस y1 और ए वाला एंगल हमारा जो है ये है हमारा थीटा है। अब हम लोग यहाँ से थीटा की जो सामने की जो भुजा होती है वो लंब होती है, थीटा से जो संलग्न भुजा होती है वो आधार होती है और ए वाला ए सी जो हो गया वो कर्ण हो जाएगा। हम लोग जानते हैं tan थीटा को अगर यहाँ पे लिखना चाहें तो tan थीटा इजिकल टू क्या हो जाता है, लंब बाई आधार, यानी कि p बाई बी। और लंब बाई आधार को हम लोग लिख सकते हैं निश्चित रूप से थीटा के सामने की भुजा लंब यानी कि y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। आधार जो होगा वह ये हो जाएगा ए बी यानी कि x2 माइनस x1। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि, और इसी को हम लोग डिनोट करते हैं m से, और यही हमारा क्या हो जाता है, स्लोप हो जाएगा। तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि स्लोप इजिकल टू कितना हो जाएगा, m इजिकल टू tan थीटा इजिकल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे स्लोप को निकाल लिया। यानी कि स्लोप का हमारे पास में दो इक्वेशंस हो गया, स्लोप का हमारे पास में दो इक्वेशन हो गया। कौन कौन सा दो इक्वेशन हो गया आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पष्ट रूप से। m इजिकल टू हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा, ये भी एक हमारा स्लोप का इक्वेशन हुआ। या हम लोग लिख सकते हैं m इजिकल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ये भी हमारा एक दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। यानी कि y में परिवर्तन एवं x में परिवर्तन के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, ढाल बोलते हैं। इसको हम लोग अच्छे से लिख भी सकते हैं। क्या लिखेंगे, y में परिवर्तन और x में परिवर्तन के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं,
वाई, जैसा कि यहाँ पे देखा हुआ है कि वाई में परिवर्तन एवं एक्स में परिवर्तन के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, ढाल बोलते हैं। वाई में परिवर्तन मतलब एम इजकल टू वाई टू माइनस वाई वन, और एक्स में परिवर्तन यानी कि एक्स टू माइनस एक्स वन। तो देखिए परिवर्तन को जो है फिजिक्स में आप यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए कि परिवर्तन को हम लोग फिजिक्स में क्या क्या चीज़ से डिनोट करते हैं। एक मतलब समझिए कि ऐसे ही नॉलेज के लिए लिख लीजिए। परिवर्तन को सबसे पहले हम लोग डेल से डिनोट कर सकते हैं, या ये भी हो सकता है डी से डिनोट करें, या ये भी हो सकता है डेल से डिनोट करें। ये तीनों परिवर्तन को शो करेगा। डेल से डिनोट करेंगे जब अत्यधिक मात्रा में परिवर्तन होगा, तब हम वहाँ पे डेल से डिनोट करेंगे। जब थोड़ा कम कम मात्रा में परिवर्तन होगा तो डी से डिनोट करेंगे। और डेल मतलब सूक्ष्म, या कह सकते हैं कि अत्यंत कम आंशिक रूप से, मैंने समझिए कि आंशिक रूप से अगर कोई परिवर्तन होगा तब वहाँ पे हम लोग डेल का यूज करेंगे। यहाँ पे तो डायरेक्ट अत्यधिक परिवर्तन रहा है, वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एम इजकल टू डेल वाई डिवाइडेड बाई डेल एक्स। मतलब डेल वाई का मतलब वाई टू माइनस वाई वन हुआ, और डेल एक्स का मतलब एक्स टू माइनस एक्स वन हो गया। इस तरह से हम लोग पूरी तरह से इस कॉन्सेप्ट को हमने समझा कि वास्तव में स्लोप किसे कहते हैं। हालांकि जब हम लोग मैथ पढ़ेंगे, जो भी मैथ के स्टूडेंट होंगे उन लोगों को फिर से इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन में पढ़ेंगे। अब इसके बाद में कुछ थोड़े थोड़े छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, जैसे टेन माइनस का वैल्यू कब होता है, टेन प्लस का वैल्यू कब होता है, उसके बाद में टेन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इसके वैल्यू कितना होता है, ये सब मैं कॉन्सेप्ट के तौर पे बता देता हूँ। और उसके बाद में कुछ इस पे हम क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले कि यदि हम कुछ भी चीज़ को यदि क्लॉकवाइज में, यदि मान लीजिए कि क्लॉकवाइज में हम कोई भी चीज़ को मापते हैं, जब भी हम लोग यहाँ पे थीटा मापेंगे तो क्लॉकवाइज में ही मापेंगे, नहीं क्लॉकवाइज में नहीं, एंटी क्लॉकवाइज में मापेंगे। लेकिन क्लॉकवाइज कैसे होगा, क्लॉकवाइज ऐसे होता है, ये हमारा हो गया क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में कभी भी थीटा जब हम लेंगे तो क्लॉकवाइज में थीटा कितना हो जाएगा, निगेटिव होगा, ये हमेशा याद रखना है। और यहीं पे अगर एंटी क्लॉकवाइज होता है तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये हो गया कि आपका ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एंटी क्लॉक वाइज। तो यहाँ पे जो हमेशा थीटा होगा वो पॉजिटिव होगा, और हम लोग हमेशा एंगल एंटी क्लॉक वाइज में ही लेने का कोशिश करेंगे, एंटी क्लॉक वाइज में ही लेते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1, आप इसे सोल्व करने का भी कोशिश कीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये एक्स वाई एक्सिस हो गया, ये मान लीजिए हमारा एक्स एक्सिस हो गया। तो यहाँ पे ये ओरिजिन से एक लाइन जा रहा है, मान लीजिए ये ओरिजिन से एक लाइन जा रहा है जो कि थीटा इजिकल टू 60 डिग्री के एंगल पे है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्लोप कितना होगा। तो देखिए स्लोप इजिकल टू सिंपली हम जानते हैं एम इजिकल टू कितना होता है, tan थीटा होता है। तो यानी कि एम इजिकल टू थीटा के जगह पे हम कितना लिख देंगे, थीटा की जगह पे लिखेंगे tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री का मान होता है आपका √3। यदि किन्हीं को भी यदि 0, 30, 45, 60 डिग्री का मान नहीं याद है तो आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे यदि साइन के लिए अगर याद करना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 और डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 4 से। यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे साइन 0 डिग्री इजिकल टू √0/4 यानी कि 0 हो जाएगा। मैंने 0 को 4 से भागा करेंगे तो 0 होगा, तो 0 को रूट करेंगे तो 0 हो जाएगा साइन। अब 0, अब वास्तव में यहाँ पे ये 0, 1 नहीं लेते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, यहाँ पे लेते हैं 60 डिग्री, और यहाँ पे लेते हैं हम लोग 90 डिग्री, ठीक है। साइन 30 डिग्री इजिकल टू हो जाएगा √1/4 इजिकल टू 1/2 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे साइन 45 डिग्री इजिकल टू √2/4, 2 से 4 कटाएंगे तो 2 दूनी 4 यानी कि √2 हो गया 1/2 यानी कि 1/√2 हो जाएगा। फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पे साइन 60 डिग्री इजिकल टू हो जाएगा 3/4, 3 का रूट हो जाएगा √3 और 4 का हो जाएगा 2, तो √3/2 हो जाएगा।
फिर उसके बाद में साइन 90 डिग्री दिया हुआ है, √4/4, 4 से 4 कटेगा तो √1 हो जाएगा। साइन 90 डिग्री कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। साइन 90 डिग्री कितना होगा, 1 होगा। अब यहाँ पे हम लोग कॉस का देखेंगे, कॉस में कैसे निकालेंगे। यहाँ पे भी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, कहीं कहीं ज़रूरत इसका पड़ जाता है, इसीलिए हम इसको बता रहे हैं। तो यहाँ पे 4, 3, 2, 1, 0 /4, ये मैंने याद करने का तरीका है। 0 के सामने 4, 30 डिग्री के सामने 3, 45 डिग्री के सामने 2, 60 डिग्री के सामने 1 और 90 डिग्री के सामने 0। अब निकालते कैसे हैं इसको देख लेते हैं। कॉस यदि 0 डिग्री निकालना है तो हो जाएगा √4/4, 4 से 4 कट जाएगा, √ हो जाएगा 1 = 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद में कॉस 30 डिग्री का मान, जो ऑलरेडी मैथ के स्टूडेंट हैं उनको तो सब पता हो जाएगा, लेकिन फिर भी देख लीजिए, √3 और /2 हो जाएगा। फिर उसके बाद में कॉस 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, √2/4, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी कि √1/2 यानी कि 1/√2 हो जाएगा। फिर उसके बाद में कॉस 60 डिग्री हो जाएगा, √1/4 यानी कि 1/2 हो जाएगा। फिर उसके बाद में कॉस 90 डिग्री यानी कि 0/4 = कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह से कॉस का भी वैल्यू हमने देख लिया। अब उसके बाद में हम देखते हैं क्या देखेंगे हम लोग। इसके बाद में हम लोग देखेंगे टैन का वैल्यू। टैन का वैल्यू हम लोग कैसे देखेंगे तो देख लेते हैं। टैन के लिए क्या होगा, टैन थीटा के लिए हो जाएगा यहाँ पे, जैसे मान लीजिए क्या क्या लेंगे यहाँ पे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और हम लोग देखेंगे 90 डिग्री के लिए। यहाँ पे हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4। फिर उसके बाद में कितना हो जाएगा, 4, 3, 2, 1, 0। अब निकालेंगे tan 0 डिग्री, तो tan 0 डिग्री हो जाएगा 0/4 = 0 हो जाएगा। 0 में 4 से भागा करेंगे तो 0 ही होता है। फिर tan 30 डिग्री हो जाएगा आपका √1/3 यानी कि 1/√3 हो जाएगा। फिर उसके बाद में tan 45 डिग्री = हो जाएगा √2/2 = 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद में tan 60 डिग्री = √3/1 यानी कि √3 हो जाएगा। और tan 90 डिग्री = होगा √4/0 = इन्फिनिटी हो जाएगा। यानी कि या इन्फिनिटी या इसी को हम लोग बोलते हैं अपरिभाषित भी बोलते हैं, अपरिभाषित भी बोलते हैं। इस तरह से हमने टैन का सभी वैल्यू निकाल दिया। एक कॉन्सेप्ट और समझना है, जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे एक क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो सभी पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसमें जो होता है वह केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इसमें होता है टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, और इसमें क्या होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो एक चीज़ हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा अभी ही, साइन माइनस थीटा। साइन माइनस थीटा निश्चित रूप से यहाँ से, ये हमारा एक्सिस है, यहाँ पे लेंगे, इधर की तरफ जाएंगे तो निश्चित रूप से साइन माइनस थीटा होगा। तो इसमें साइन तो क्या होगा, निगेटिव होगा, केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, तो लिख देंगे माइनस साइन थीटा होता है। ये फॉर्मूला याद करना है आपको। उसके बाद में कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा तो पॉजिटिव होगा तो कॉस थीटा हो जाएगा। उसके बाद में सेक माइनस थीटा, निश्चित रूप से सेक थीटा ही होगा। उसके बाद में साइन के बाद में हो जाइए कॉसेक, कॉसेक माइनस थीटा = कितना हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा, इसमें चेंजिंग नहीं होता है। उसके बाद में साइन कॉस टैन, टैन माइनस थीटा = हो जाएगा माइनस टैन थीटा। और क्या हो जाएगा, 2, 2, 4, 1, 5, 1 बच गया है। साइन का कॉसेक, कॉस का सेक, टैन का कॉट का हो जाएगा कॉट माइनस थीटा = कितना हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा। इतना हम लोगों को फॉर्मूला याद करना है साइन का। उसके बाद में हम अब सरल रेखा देखते हैं कि सरल रेखा क्या होता है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि सरल रेखा किसे कहते हैं, ठीक है, कि और सरल रेखा का समीकरण हम लोग कैसे लिखते हैं, इसका हम लोग अध्ययन करते हैं। स्ट्रेट लाइन इसको बोलते हैं। देखिए सरल रेखा का जनरल जो फार्मूला होता है वह होता है ax + by + c = 0।
यही होता है हमारा सरल रेखा का जनरल फार्मूला, ax प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0। अभी इसको हम लोग जनरली कैसे लिखते हैं इस यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा वाई एक्सिस हो गया और यहाँ से मान लीजिए कि ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन मान लीजिए कि यहीं से हम खींच देते हैं, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन हमने खींच दिया जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है और इस पॉइंट पे हमने एक बिंदु दिया आपका, मान लीजिए कि ये बिंदु है हमारा x1 और क्या है y1 है। और ये जो पॉइंट हमने एक नया पॉइंट मान लिया x और y। तो यहाँ से हम इसका निश्चित रूप से ढाल निकाल सकते हैं। तो ढाल क्या होगा, देखिए ढाल को हम लोग m से डिनोट करेंगे। y2 माइनस y1 होता है, यहाँ पे y है तो यानी कि हो जाएगा y माइनस y1 डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा x माइनस x1, यानी कि y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 होता है। इस तरह से हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा y माइनस y1 इजकल टू m इंटू एक्स माइनस x1 हो जाएगा, x माइनस x1। इस तरह से हमारा ये निकल गया y माइनस y1 इजकल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये हमारा निकल गया आपका सरल रेखा का सूत्र। आराम से हम लोग इसको देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखना है तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। एक एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पे वाई एक्सिस दिया हुआ है और ये दिया हुआ है एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन जो है यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितना डिग्री का एंगल, 45 डिग्री का। ये वाला पॉइंट है आपका 1 2 और सपोज कीजिए कि ये वाला पॉइंट है आपका एक्स वाई। अब आपको इसका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनाना है। हम जानते हैं कि m इजकल टू टेन थीटा, यानी कि टेन 45 डिग्री हो गया, इजकल टू दिया हुआ है y2 माइनस y1 यानी कि y माइनस 2 हो जाएगा, y माइनस 2 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 यानी कि x माइनस 1 दिया हुआ है। अब यहाँ से टेन 45 डिग्री इजकल टू 1 दिया हुआ है, इजकल टू y माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इजकल टू हो जाएगा y माइनस 2 इजकल टू 1 इंटू एक्स माइनस 1 इजकल टू हो जाएगा y माइनस 2 इजकल टू एक्स माइनस 1। यहाँ से हो जाएगा आपका y माइनस एक्स इजकल टू माइनस 1 प्लस 2, दो में से एक चल जाएगा तो एक हो जाएगा, यानी कि हमारा इक्वेशंस हो गया सरल रेखा का समीकरण y माइनस एक्स इजकल टू 1। यही हमारा क्या हो गया, यह हो गया एक हमारा सरल रेखा का समीकरण, सरल रेखा का समीकरण, सरल रेखा का समीकरण, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं जो हम लोग को जनरली यूज होगा सरल रेखा का समीकरण, वो हम देखते हैं। जनरली यूज होने वाला समीकरण जो हम लोग को फिजिक्स में यूज होगा, सरल रेखा का समीकरण जो यूज होने वाला है वह है हमारा y इजकल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। जहाँ पे m क्या है हमारा, m है हमारा ढाल, ठीक है। और c क्या है, इंटरसेप्ट, c क्या है हमारा इंटरसेप्ट्स है। इंटरसेप्ट्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अंतःखंड बोलते हैं, ठीक है। इंटरसेप्ट माने अंतरखंड। अब इंटरसेप्ट क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक हमारा वो वाई एक्सिस हो गया और ये हमारा क्या हो गया एक्स एक्सिस हो गया, और यहाँ से कोई एक रेखा यहाँ पे जा रहा है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो है इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट, जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। माने ये वाला जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या हो गया, इंटरसेप्ट हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखना चाहें तो देख लीजिए, y इजिकल टू दिया हुआ है 3x प्लस 2। तो यहाँ पे y इजिकल टू हम जानते हैं क्या होता है mx प्लस सी, तो m की जगह पे क्या है 3, यानी कि m इजिकल टू कितना हो गया 3, और यहाँ से c इजिकल टू कितना हो गया 2। इस तरह से हम डायरेक्ट समझ सकते हैं। और एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ पे आपके सामने ही दिया हुआ है 2y इजिकल टू 4x माइनस 2। यहाँ से निकालना है तो y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी होता है, तो y इजिकल टू 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो अलग अलग हटाइएगा तो 4x बाई 2 माइनस 2 बाई 2 इजिकल टू
2 दूनी 4 यानी कि 2x माइनस 1, यहाँ से m इजकल टू हो जाएगा 2 और c इजकल टू कितना हो जाएगा -1 आंसर। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारा हम लोग निकाल सकते हैं। अब यहीं पे हम अपना क्लास आज ऑफ करते हैं और यहाँ पे हम कुछ होमवर्क दे देते हैं जो आप अपने घर से बना के लाइएगा। होमवर्क में पहला होमवर्क आपका रहेगा, जैसे मान लीजिए कि आपको निकालना क्या है, ए वाई एक्सिस है, ए आपका हो गया एक्स एक्सिस, यहाँ से आपको ये एंगल यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, ये एंगल बना हुआ है, यहाँ पे ये थीटा डिग्री यानी कि मान लीजिए कि ये 45 डिग्री के एंगल पे है, तो यहाँ से आपको m का वैल्यू निकालना है। दूसरा नंबर पे हम दे देते हैं कि ये दिया हुआ है आपका, ये कितने डिग्री के एंगल पे है, मान लीजिए कि ये दिया हुआ है यहाँ से इस तरह से है और इस पॉइंट पे आपका है 2 और 1 पॉइंट पे है और m इजिकल टू 1 दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे समीकरण निकालना है, सरल रेखा का समीकरण निकालना है, सरल रेखा का समीकरण निकालना है। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन होमवर्क में आपको दे रहे हैं -3y इजकल टू 6x माइनस 1, तो यहाँ पे m क्या होगा और c का वैल्यू क्या होगा। 4 नंबर में हम दे रहे हैं 5y इजकल टू -8x प्लस 5, यहाँ से m का वैल्यू क्या होगा और c का वैल्यू क्या होगा। इस तरह से हमने आज का ये लेक्चर कंप्लीट कर लिया। अभी तक ये लेक्चर देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।